संकल्प अकेडमी के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इस सैम्पल पेपर के अंदर सैम्पल पेपर जैसा कि हम पहले भी सॉल्व कर रहे थे, ये इसका सेकंड पार्ट है। सैम्पल पेपर जैसे हमने सॉल्व किया है क्लास 8 के लिए, और हम सॉल्व कर रहे थे एसएसटी का सैम्पल पेपर। एसएसटी के सैम्पल पेपर में हमने क्या किया, अब तक एमसीक्यूज हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप पिछली प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो आज हमें सॉल्व करना है तो आज हमें खंड ख यानी कि लघु उत्तर प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। ये हम करेंगे सेकंड लेके 7 तक। ठीक, ये है 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें इंग्लिश का रहेगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो ये दिल्ली सरकार का सैंपल पेपर है, जैसा कि आपको पहले पता है, हम पहले से सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं, दिल्ली सरकार का सैंपल पेपर है जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास तक जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। आप सैंपल पेपर देखेंगे। अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें जो नंबर लिखा आ रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको ये सैंपल पेपर भेज दूंगा। तो चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो चावल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो इसके कुछ आंसर जो मॉडल आंसर हो सकता है वो यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, तो जो मॉडल आंसर हो सकता है वो इसमें लिखा हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं, जो उत्तर हमें लिखना है जैसे धान की खेती के लिए अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। और अधिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी यानी पर्यावरण में पानी, तो पर्यावरण के अंदर जो है ना वो पानी होना चाहिए। हमें उन क्षेत्रों में ये उन क्षेत्रों में अच्छा उगता है जहाँ वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। उपजाऊ जो है वो जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे आदर्श होती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी होती है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है इस चीज के लिए। ठीक है, तो शुरुआती जो होते हैं इसके जो जलमग्न खेतों की आवश्यकता होती है, यानी कि शुरुआत में क्या होता है, पूरे खेत के अंदर जो खेत होते हैं ना इनके अंदर पानी की आवश्यकता होती है, पूरे खेत के अंदर ही पानी भर दिया जाता है, तब ये जाके चावल की खेती हो पाती है। तो आपका ये 3 नंबर का सवाल रहेगा, इसमें आप कम से कम 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें 4 दिए हैं, आप कोई भी 3 पॉइंट लिखें। तो दूसरा है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, यानी कि ये और में मिलेगा। आप चाहे तो पहला अटेम्प्ट करें या दूसरा, जब और लिखा हो तो आप पहला ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों में से कोई भी सवाल ले सकते हैं। ये ए था, ये सवाल नंबर ए है, आप सैंपल पेपर में देखेंगे तो ये सवाल नंबर ए रहेगा। और इसके बाद है ये सवाल नंबर बी। ठीक है, इसमें पूछा गया है गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, यानी कि गेहूं के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक होती है गेहूं उत्पादन के लिए। पहले चावल के लिए पूछा गया था। तो गेहूं की खेती के लिए बुनाई के समय माध्यम तापमान जो है 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। कटाई के समय गर्मी का तापमान 21 से 26 तक होना चाहिए। यह उन क्षेत्रों में उगता है जहां वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। इसके अच्छे जल निकासी वाली दमघोट मिट्टी गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त होती है। पकने के दौरान मौसम ठंडा मौसम और चमकदार धूप अनुकूल रहती है, यानी कि यही जनवरी फरवरी और ये मार्च तक का सीजन रहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के विलय की नीति का महत्व बताइए, यानी कि जो विलय की नीति ये इतिहास से है, हमारा हिस्ट्री से है, इतिहास का प्रश्न है। तो
विलय की नीति कौन लेके आया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया और ये सिद्धांत उत्तराधिकारी न होने पर रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने की अनुमति देता है। यानी कि अगर कोई किसी भी रियासत का कोई उत्तराधिकारी यानी कि राजा के बाद जो राजा बनेगा वो नहीं है तो उसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। इसमें 17 झांसी, नागपुर जैसे कई भारतीय रियासतें इस नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिला ली गई। इसीलिए आप देखते हैं झांसी की रानी ने भी लड़ाई की, 17 के महाराज भी लड़ रहे थे, तो नागपुर के लोग भी इससे नाखुश थे। इसने व्यापक असंतोष को जन्म दिया, यानी कि लोग इससे गुस्सा हुए और 1857 का विद्रोह हुआ। ये सबसे एक महत्वपूर्ण और तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। आप जानते हैं 1857 के विद्रोह में क्या क्या हुआ था। एक बार वापस चलेंगे नंबर पे। तो हमने इसमें पहला ये वाला सवाल डिस्कस कर लिया है और ये भी डिस्कस हो गया है। हाँ, विलय की नीति वाला भी हो गया। तो चौथा सवाल जो है ये पूछ रहा है कि कृषि आधारित कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो कृषि उद्योग पर आधारित कोई भी हमें 2 उदाहरण बताने हैं। तो कृषि के आधार पर कोई भी 2 उदाहरण हमें बताने होंगे। देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे वस्त्र उद्योग। वस्त्र यानी कि कपड़ा, जो कपड़ा होता है ये कपड़ा उद्योग वो पूरी तरीके से कृषि आधारित होता है, कृषि पर आधारित होता है। और जूट, जैसे जूट यानी कि जिसे हम चमकदार रेशा भी बोलते हैं, तो जूट भी है वो फसल द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, फसलों के द्वारा ही हमें मिलता है। और चीनी का उद्योग, चीनी है जैसा कि आपको पता है चीनी किससे बनती है? चीनी बनती है गन्ने। आजकल चुकंदर वगैरह से ही बनने लग गई है। अब हमारे पास 5वां सवाल। देखिए 5वां सवाल जो है वो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको अपना दिमाग लगा के करना है। देखते हैं पहला ए, पढ़ते हैं 5वें प्रश्न का ए। नीचे दिए गए नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका यानी कि माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करें और पूछे गए सवालों का जवाब दें। यानी कि यहाँ पे दल का नाम यानी पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी होती है उनका नाम लिखा हुआ है और उसके सांसदों की संख्या लिखी हुई है। तो विकास संघ ने कितने 50 सांसद मिले, व्यापार पार्टी को 40 और संग्राम पार्टी को 20 और टोटल कितने हो गए 110, यानी कि 110 सीटों पर चुनाव हुआ। तो इसमें 1 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है कि बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है। तो बहुमत के लिए 50%, 50% प्लस 1 यानी 50, आधे से 1 ज्यादा। तो 110 है, तो 110 का अगर 110 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो इसका आधा हो जाएगा 5, 55 प्लस 1 यानी कि 56। तो इसका आंसर है 56, 56। तो 56 सांसदों की आवश्यकता होगी। सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी को भी 56 सीटें नहीं मिली। तो एक जो विकास संघ है, तो एक संभावना कैसी हो सकती है कि जो हमारा विकास संघ है, जो विकास संघ पार्टी है उसके पास 50 है वो, और संग्राम पार्टी जिसके पास की 20, ये दोनों मिल जाए और ये 70 हो जाए। या दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि व्यापार पार्टी और संग्राम पार्टी ये दोनों आपस में मिल जाए तो इनकी सीटों की संख्या 60 हो जाएगी। या तीसरी ये भी हो सकती है कि ये दोनों मिल जाए तो यहाँ पर 90 हो जाएगी। ठीक, जनरली ऐसा देखा नहीं जाता कि जो बड़ी पार्टियां हों वो आपस में मिले, तो या तो ये दोनों मिल जाएंगे या तो ये दोनों मिल जाएंगे। तो हमारे को एक ही पूछा गया, कोई भी एक संभावना लिख सकते हैं। तो सरकार बनाने के लिए ये ध्यान रखना है, सरकार बनाने के लिए हमें 50% से 1 ज्यादा, तो जितनी भी सीटें हैं उसका 50% और प्लस उसमें 1। जैसे कि अगर यहाँ पर 200 सीटें होती तो 200 सीटों का आधा हो जाता 100 और 100 में 1 प्लस तो ठीक है। तो 5वें का बी जो है वो ये पूछ रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रमुख मांगे रखी। तो ये 2 नंबर का सवाल है, तो हम चलते हैं वापस। तो
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रमुख मांगे रखी? तो विधान परिषद में भारतीयों की अधिक भागीदारी। उन्होंने बोला कांग्रेस ने कि भारतीय जो विधान परिषद बनाई गई है इसके अंदर हमें जो इंडियंस हैं यानी कि भारत के लोग हैं इनकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और सैन्य खर्चों में कमी। उन्होंने ये भी मांग की कि जो सैन्य खर्च यानी कि जो आर्मी पे खर्च किए जा रहे हैं, जो आर्मी पे सरकार खर्च कर रही है उसको कम करें, ठीक है। जो आर्मी पे खर्चा किया जा रहा है उसको कम करने की बात कही गई। सरकारी सेवाओं में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर। साथ में ये भी डिमांड की गई कि जो भारतीय हैं उनको सरकारी सेवाओं में रखा जाए, अंग्रेजों की द्वारा सरकारी सेवाओं में रखा जाए। ये हम 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। तो हम छठे की तरफ चलते हैं, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षा के लिए महात्मा गांधी के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो महात्मा गांधी के क्या विचार थे शिक्षा को लेकर? तो पहला, महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए और दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। यानी कि शिक्षा का जुड़ाव जो है हमारे रोजमर्रा के काम से होना चाहिए। उन्होंने बुनियादी शिक्षा यानी कि नई तालीम का समर्थन किया जिसमें व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल कोर्स शामिल था पर जोर दिया है। और उन्होंने ये बात कही कि अंग्रेजी में नहीं हमारी मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो अब इस छठे के बी के अंदर ये ऑप्शन में था आपके साथ और के अंदर लिखा हुआ सवाल था, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे के विचारों के हमने देख लिया, 3 नंबर का सवाल है। और ठीक उसके नीचे ही अथवा में, अथवा का मतलब होता है इन दोनों में से एक करना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो बात हो गई, सॉरी हमने महात्मा गांधी के बारे में बात कर लिया, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करनी है आगे। तो इनका शिक्षा को लेकर क्या विचार था हम इसको देखते हैं। तो ये क्या मानते थे कि शिक्षा को सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, स्वतंत्र चिंतन यानी कि फ्री, जो आप चिंतन करें वो फ्री होना चाहिए, यानी कि आप आराम से कोई भी चिंतन कर सकें अपने दिमाग के द्वारा, आप पर कोई बंधन ना हो। प्राकृतिक और खुले वातावरण में सीखने की वकालत की। इन्होंने कहा कि हमें प्रकृति के साथ सीखना, जैसी प्रकृति है वैसा हमें सीखना चाहिए और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट के साथ रहकर सीखना चाहिए। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की जो कि समग्र शिक्षा को बढ़ावा देता है, जो समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने वाला था, ठीक है। उसकी समग्र शिक्षा यानी कि सारी हर तरह की शिक्षा, हर तरह से विकास होना चाहिए, ये इन्होंने शांति निकेतन की। तो शांति निकेतन की स्थापना 1901, ठीक है, 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। हाँ, तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संसद का उच्च सदन, ठीक है, सबसे पहले जो राज्यसभा होता है संसद का उच्च सदन होता है। राज्यों और संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, इसमें क्या होता है कि राज्य जो होते हैं ना, राज्यों से एमएलए के द्वारा, जो राज्य के एमएलए होते हैं वो इसमें वोट करते हैं। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है यानी कि राज्यों की बात को संघ तक पहुंचाता है, केंद्र तक पहुंचाता है। यह एक स्थायी सदन होता है यानी कि फिक्स होता है, जैसे कि लोकसभा क्या है हर 5 साल में पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है, पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो है स्थायी सदन हमेशा बना रहता है। इसके सिर्फ 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल के अंदर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 2 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं। सिर्फ 1/3 सदस्य यानी कि बाकी जो है वो बचे रहते हैं। तो इसकी कुल सदस्यता 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो है लोकसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जैसे अभी राज्यसभा के बारे में बात की वैसे ही लोकसभा के बारे में। तो ये संसद का निचला सदन है, उचला राज्यसभा, इसमें भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी लोग इसमें डायरेक्ट वोट डालते हैं, डायरेक्ट ही वोट देते हैं। सदस्यों का सीधा चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, तो जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें डायरेक्ट जनता है वो सीधे चुनती है और ये हर 5 साल में होते हैं। ये कुल सदस्यता, ये गलत लिखा है यहाँ पे 545 इतनी हो सकती है। इसमें से भी अभी
2 जो है वो कम कर दी गई है। तो करेंटली 5, 4, 3 इतना। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, यानी 5 साल तक ही रहते हैं। जैसे मैंने बताया, हर 5 साल में दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये गलत मेंशन है, यहाँ पे 5, 4, 5 आना चाहिए। 545 सदस्य। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, आज का सवाल 8वें के लिए हम एक बार सैंपल पेपर पर वापस चलेंगे। तो अभी हमने 7 तक कर लिया है। ठीक है, और अगला हमारा है खंड घ, यानी कि दीर्घ उत्तरीय। इसके अंदर हमें लॉन्ग आंसर राइटिंग करनी है। इसके अंदर हमें लॉन्ग आंसर लिखना होगा। ठीक है, अगर 5 नंबर का है तो एटलीस्ट हम मान के चलेंगे 5 पॉइंट हम लिखें। तो इसमें 8वां सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। इस कथन की व्याख्या करनी है। तो किस तरह से इसकी व्याख्या हो सकती है? चलो तो अमेरिका के किसान खेती को एक व्यवसाय की तरह देखते हैं और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी का और वैज्ञानिक विधियों का, यानी वैज्ञानिकों द्वारा सहायता लेकर उसका प्रयोग करते हैं। वे बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। वो छोटी खेती नहीं, बड़े खेती करते हैं। हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि हम ज्यादातर छोटी खेतियां होती हैं। उनके पास ट्रैक्टर होते हैं, हार्वेस्टर होते हैं, ड्रोन जैसी मशीनें होती हैं, का उपयोग करते हैं वो। और मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए विपणन की नीतियां अपनाई जाती है, यानी बाजार के लिए मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, बाजार के अंदर मार्केटिंग की जाती है, जिससे निर्यात भी शामिल है, जिसमें कि वो निर्यात भी करते हैं, यानी कि अपने एक देश से दूसरे देश में जो भेजा जाता है चीजें, तो उसे हम निर्यात कहते हैं। तो अमेरिका बाहर के देशों के लिए अपनी फसल को बेचता भी है। ठीक है, बाहर भी बेचता है, अपने देश में भी बेचता है, और साथ में बाहर के मार्केट में भी अपनी फसलों को बेचता है। इससे उनके किसानों को मुनाफा होता है। फसल चक्रीकरण और विधिकरण से मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने फसल की चक्रीकरण करते हैं, यानी कि फसल जिस समय जिस फसल की आवश्यकता होती जरूरत होती है, उस समय उसी फसल को वो उगाते हैं। ठीक है, और समय के अनुसार जब जिस मौसम के अनुकूल और समय के अनुसार वो अपनी चीजों को, अपनी फसलों को उगाते हैं, और मिट्टी की उर्वरकता को, यानी कि जो उसका उपजाऊपन है, उसको बनाए रखते हैं। और इससे उनकी आय जो है सुनिश्चित होती है। आय न केवल आय बल्कि फिक्स्ड आय, स्थिर आय सुनिश्चित होती है। और साथ ही साथ सरकारी सब्सिडी और बीमा, हाँ, वो लोग बीमा करवा के रखते हैं। किसान बीमा कराते हैं अपनी फसल का। किसानों के जोखिमों के प्रबंधन, यानी कि उनके जोखिमों को कम कर देती है। बीमा वाली पॉलिसीज होती हैं, वो इनके जोखिमों को कम करने में मदद करती है। ठीक है, आगे। हाँ, ये 9th क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का है। तो इसे भी हमें करना होगा। ये ए और बी, यानी कि इसके अंदर भी ऑप्शंस दिए होंगे। सैंपल पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर भी अथवा करके 2 सवाल दिए गए हैं, पहला ए और दूसरा बी। तो सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रतिस्थापना बिंदु है। कथन के आलोक में उन प्रावधानों का की वर्णन कीजिए जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। देखेंगे, लोकतंत्र में सहमति का मतलब है कि सरकार जनता की मंजूरी से चुनावों के माध्यम से बनाई जाए। यानी लोकतंत्र में सरकार कैसी होनी चाहिए? जनता के द्वारा चुनी हुई, चुनावों के द्वारा। ठीक है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि सभी को हम वोट देने का अधिकार है, यानी कि सब क्या दे सकते हैं? वोट। हर आदमी जो 18 साल से ऊपर है वो वोट देगा। सुनिश्चित करता है कि 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक मतदान करे। मतदान मतलब वोट देना, अपना वोट दे। तो चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस सहमति को मजबूत करते हैं। तो जो निष्पक्ष चुनाव हो, ये कौन डिसाइड करता है? कौन तय करेगा कि भाई चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या किसकी जिम्मेदारी है? तो वो है चुनाव आयोग की। इसे हम इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है पूरे चुनाव को नियंत्रण करने की। भाषा की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार लोगों को बिना डरे अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। हाँ, तो लोकतंत्र में मौलिक अधिकार सबसे जरूरी है लोगों के विकास के लिए, और लोग अपने अधिकारों की मांग कर सके बिना डरे, इसके लिए मौलिक अधिकारों का होना जरूरी है।
ठीक है, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सीधे राज्य के विरुद्ध यानी कि सरकार के विरुद्ध होते हैं और ये संविधान से दिए जाते हैं। भारतीय संविधान संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति का विभाजन करता है। बिल्कुल सही जो है, हमारा संविधान जो है क्या करता है, शक्ति का विभाजन करता है। ठीक है, अभी हमारे पास सरकार के कुल 3 अंग हैं। ठीक है, यानी कि पहला है विधायिका यानी कि जो चुने हुए होते हैं, दूसरा है कार्यपालिका यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं, तीसरा है न्यायपालिका। तो इनके कार्यों का बंटवारा कौन करता है, संविधान में। संविधान में इनके कार्य अलग अलग तरीके से बांट दिए गए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो 9वें का बी यानी जो अथवा में था, कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की भूमिका का वर्णन करना है। इसमें कानून निर्माण में जो भारत की संसद है, इसके अंदर जैसे 2 सदन है तो पहले ही बताया गया, तो इसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। तो भारतीय संसद की सर्वोच्च विधि संस्था है, यानी संसद जो है, भारत की संसद है, ये क्या करती है, कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है, जो कानून बनाती है और उसे पारित करती है। यानी कि यहाँ पर चर्चा होते हैं, चर्चा होता है कानून पे, और पूरी तरीके से चर्चा करने के बाद इसे पास किया जाता है। प्रस्तावित कानून जो जिसे हम विधेयक कहते हैं, यानी ऐसे कानून जो अभी कानून पूरी तरीके से नहीं बना है उसे हम विधेयक कहते हैं। जो भी सोचा जा रहा है, जिसपे इंग्लिश में इसे बिल भी कहा जाता है, तो जिसपे अभी फैसला नहीं हुआ है तो उसे हम विधेयक कहते हैं, जो भी कानून बनना है, प्रस्तावित है। तो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। जो लोकसभा और राज्यसभा 2 हमारे सदन है। लोकसभा जो है हमारा निचला सदन है, राज्यसभा हमारा उचला सदन है। विधेयक दोनों सदनों में 3 पठन के दौरान बहस और चर्चा करके गुजरता है। तो इन विधेयकों पर क्या किया जाता है, विधेयक यानी कि जो भी कानून नहीं बने हैं, जो कानून बनाने के लिए प्रस्तावित है, तो इस पर लंबी बहस और चर्चा की जाती है। और अगर दोनों सदन विधेयकों को मंजूरी दे देते हैं, अगर दोनों सदन ये कह देते हैं कि हाँ ठीक है, ये विधेयक सही है, तो ये आगे राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए सहमति को लिए भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये विधेयक जो है वो कानून बन जाता है और इसे लागू कर दिया जाता है। तो कानून बनाने का काम विधायिका का है और लागू करने का काम कार्यपालिका का। फिर ये कार्यपालिका के पास चला जाता है और कार्यपालिका इस कानून को लागू कराती है। और साथ ही हमारे देश में न्यायपालिका भी है। तो न्यायपालिका ये चेक करती है कि जो हमारा संविधान के अनुरूप ये कानून बना है या नहीं। जो हमारा संविधान है, जैसा हमारे संविधान की आत्मा है, उसके साथ कानून बना है या नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन के अंदर हमें 10वें क्वेश्चन मतलब जो खंड डी है, ठीक है, ये इसके अंदर हमें एक पूरा गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो इसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसमें हमें पूरा गद्यांश पढ़ना होगा और फिर उसके बाद जो ये रह जाएगा उसका हमें उत्तर देना होगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको इसको लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो फिर इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश के लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए इसे हम यहीं फिनिश करते हैं।